मिले तो उन्होंने पूछा कि जब कोर्ट को जमानत देना हुआ तो कोर्ट ने जमानत दी, तो फिर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा आज हमारी खास चर्चा का विषय भी है, वो इसी पर है। रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की लोकतंत्र बचाओ रैली, क्या केजरीवाल को पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश थी? और वही वाली बात कि क्या अदालती कार्रवाई में राजनीति का आरोप, शायद हाँ और शायद नहीं भी। केजरीवाल को आगे रखकर चुनाव लड़ने पर कांग्रेस क्या हासिल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या मिलेगा कांग्रेस को और बाकी विपक्षी पार्टियों को जो रामलीला मैदान में इकट्ठी हुई। सवाल यह है कि रोज रोज बड़े खुलासे का दावा करके आम आदमी पार्टी मीडिया में सिर्फ अपना अटेंशन क्यों चाहती है? क्योंकि अदालत के अंदर और बाहर जो बातें बताती है वो पहले कई बार बोल चुकी है। पहले सुनीता केजरीवाल ने बड़े खुलासे का दावा किया, लेकिन खुलासे के नाम पर बीजेपी की साजिश की बात, वही वाली बात कह दी जो पहले से कहते आए हैं। इसी तरह से आज आतिशी ने बड़े खुलासे में कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया था और अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। लेकिन आतिशी ने इसका खुलासा नहीं किया कि सीएम केजरीवाल ने उनका और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों लिया। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन कानून के तराजू में आपकी दलीलें वजन नहीं डाल पा रही। आज भी संजय सिंह को जमानत मिल गई। 27 दलों के इंडी गठबंधन की रामलीला मैदान की रैली में केजरीवाल के बहाने एकता का प्रदर्शन था क्या? लेकिन गठबंधन के नेता और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने क्या कहा? उन्होंने तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान लिया। एक सवाल यह भी है कि सीताराम येचुरी हो या फिर डी राजा, रैली में कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे थे, लेकिन केरल में यही नेता आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, उनके कैंडिडेट पर। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से उन्हें दिल्ली में फायदा मिलेगा, लेकिन क्या केजरीवाल को पोस्टर बॉय बनाकर कांग्रेस पार्टी पंजाब गुजरात में कुछ हासिल कर पाएगी क्या? हैरानी की बात तो यह है कि इसी रामलीला मैदान से केजरीवाल ने गठबंधन के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा था, डायरी लेकर घूमते थे। इसी रामलीला मैदान में उनकी पार्टी उन नेताओं से अब गले मिल रही है। आखिर ये क्या मजबूरी है? सोनिया गांधी सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी की मांग केजरीवाल कई बार कर चुके हैं। क्या जनता इसे भूल चुकी होगी? कहते थे सोनिया गांधी को पकड़ करके दो दिन जेल में डालो, सब कुछ पता चल जाएगा। ये केजरीवाल के मुंह से कही गई बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में ही मिशन 2024 का आगाज किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बहस में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं दब कर रह गई है क्या? बहस तो इस पर है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं या फिर इस्तीफा दें, लेकिन सवाल है कि इस बहस का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इस बीच आप नेता संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और ईडी ने जमानत का विरोध भी नहीं किया। ईडी ने कहा भाई हमारी पूछताछ हो चुकी है, आप जमानत दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा कि संजय सिंह को यह जो रियायत मिली है यह किसी दूसरे मामले में उदाहरण नहीं बनने वाली। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मालेना ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा अब उन्हें, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। तो आतिशी के इस वाले बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इन नेताओं के नाम अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं, भाजपा ने नहीं। जब अरविंद केजरीवाल ने ही कह दिया कि इन दोनों की भी जांच होनी चाहिए, तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता। इसमें बीजेपी क्या है? अरविंद केजरीवाल बीजेपी के तो नहीं है। उन्होंने आपका नाम लिया है आतिशी जी, और नाम लेने के पीछे जो मैं समझता हूं, अरविंद चाहते हैं उनकी पत्नी सीएम बने, आप चाहती हैं आप सीएम बने, सौरभ भारद्वाज चाहते हैं सौरभ बने। तो उन्होंने तो कह दिया कि अब हम जा रहे हैं तो तुम लोग भी अंदर आओ, जो बाहर रहेगा वो चलाएगा, क्योंकि जेल से सरकार तो नहीं चल सकती।
ये दिल्ली की राजनीति थी। और केरल की राजनीति देखिए, सीपीएम नेता सुभाषिनी अली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर ही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त संघर्ष है उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो केरला में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है ही नहीं। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए उत्तर प्रदेश से, जहां सबसे बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां अगर वो परास्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये जो है उनको सोचना चाहिए कि वायनाड से लड़ करके वो क्या संदेश दे रहे हैं। ये विरोधाभास आप देख रहे हैं जिसमें कि वो कह रहे हैं कि भाई उधर लड़िए, केरल में आकर के हमसे क्यों लड़ रहे हैं। इसी पर आज की चर्चा की क्या विरोधाभास है और केजरीवाल को लेकर क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की और विपक्षी पार्टियों की, कांग्रेस की खास तौर पर, इसी पर आज खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। साथ में हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिल गुप्ता जी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विक्रम लोहिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को थोड़ा सा विस्तार पहले विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, संजय सिंह को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये जो एक बात कही जा रही थी कि भाई ये तो सारा कुछ राजनीतिक बदले की कार्रवाई चल रही है, चुनाव से पहले प्रचार न कर पाएं, चुनाव से पहले हम ठीक से चुनाव ना लड़ पाएं, दो चीज़ों को लेकर के ये नैरेटिव खड़ा किया गया था। एक तो जिनको जेल और अदालती कार्रवाई चल रही है, दूसरी वो खाते वाला मामला जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स ने कह दिया कि भाई लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो भी कार्रवाई करनी होगी हम लोकसभा चुनाव के बाद कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप लेकर के देखें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष ने इन दो मुद्दों पर बड़ा जोर दिया था, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों मुद्दों को लेकर के अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका मिलेगा कि भाई ये तो अदालती कार्रवाई थी। लाल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से जो ये राहत मिली है आम आदमी पार्टी को, ये कम से कम उनके ही नैरेटिव को जो सवाल खड़ा करती थी उसको एक तरह से खत्म कर दिया है। वो अब तक जो बात कहते रहे थे, आप रामलीला मैदान में ही देखिए कि राहुल गांधी कह रहे थे ये मैच फिक्सिंग है, जिसमें वो कहते थे कि अपने पसंद का आपने सीईसी का किया है, जिसमें वो कहते थे कि जजेस पे दबाव है। तो ये सारी चीज जब आप दबाव और जिस तरह की बात कर रहे थे, आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे, तब कम से कम इस देश में ये देखने को जरूर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब संजय सिंह को जमानत मिली है तो वो भी इस तरह से इस जमानत मिली है जब ट्राई कोर्ट के तक में उनको जमानत देने के लिए खुद ईडी तैयार थी और ईडी ने कहा कि उनके जमानत देने पे उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको जमानत दी जा सकती है। बिल्कुल। तो ये जब कानूनी प्रक्रिया को, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को आप सब चीज को धता बताते हुए, जब अभी आपने सौरभ भारद्वाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, जो ये सीधे सीधे कह रहे थे कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये सब झूठ है और एक दिन ये सच साबित होगा, जो हम जो बात कह रहे थे कि हमारे सारे लोग निर्दोष हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, हाई कोर्ट में उनको कोई राहत नहीं मिली, तो ये क्या तब सारे झूठ थे? तो ये सवाल जब उठाते हैं, उन सवाल उठाने से पहले जो न्यायिक प्रक्रिया है उन सब चीजों पर एक भरोसा रखना सीखें और उसको हर चीज को आप नैरेटिव में नहीं डाल सकते हैं। कम से कम जो आपके देश के जो माने जिन्हें संस्थाएं हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठना कितना गलत है उसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। रही बात, जब आप अपनी रिपोर्ट बता रहे थे, जब उस रिपोर्ट पे आए तो सवाल ये है कि एक अरविंद केजरीवाल के जेल में कितने लोग मौका ढूंढ रहे हैं? क्या ये इंडिया गठबंधन अपने लिए एक मौका देख रहा है? क्या आम आदमी पार्टी इसको अपने लिए एक मौका देख रहा है? तो जब ये सारी चीजों पे आप बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की जो कोशिश है कि लगातार कोर्ट के इन सारे प्रोसीडिंग्स के बाद में, कोर्ट में ये सारे दलील के, हाई कोर्ट से लेके आप लोअर कोर्ट में देखिए, रॉ एवेन्यू की कोर्ट में, निचली अदालत से लेके, अगर सारी कोर्ट से उनको राहत देने की बात नहीं करती है तो क्या आम आदमी पार्टी से बार बार उनको निर्दोष बताना और ये पूरे आबकारी नीति, दिल्ली शराब घोटाले को आप एक फेक बताना, क्या ये एक नैरेटिव का कभी भी इस लॉ के जो लॉ ऑफ लैंड है उसमें टिक पाएगा? लेकिन सवाल यह है कि जब आप एक राजनीतिक मंच पे खड़े होते हैं और एकदम एक साथ स्वर से कहते हैं कि वो निर्दोष है, तो कम से कम ये सवाल आज कम से कम जो केरल के चीफ मिनिस्टर विजयन ने पूछा कि भाई ये उनको जेल में डालने वाले तो कांग्रेस पार्टी है, जो आप ही ने जिस सबूत के आधार पर कम से कम उनके एफआईआर कराई थी कांग्रेस ने, सही और उनके गिरफ्तारी की मांग की थी, तो आप कैसे उनके लिए खड़े होते हैं सहानुभूति को लेके कि केजरीवाल निर्दोष है? ठीक, ये बिल्कुल सवाल है।
इस सवाल पर मैं आऊँगा, अनिल गुप्ता जी के पास बाद में जाऊँगा, पहले मैं विक्रम लोहिया जी के पास ही चलता हूँ। विक्रम जी, जो दो चीज़ें थीं, देखिए मैं जो बात अभी विनोद जी से मैं कह रहा था कि दो चीज़ों को हाल में विपक्ष ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया, ठीक है, कि भाई हमारे खाते ही फ्रीज कर दे रहे हैं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हम तो रेल का टिकट तक नहीं करवा पा रहे हैं। कल उसका समाधान आ गया, ठीक। आज देखिए संजय सिंह को जमानत मिल गई अदालती प्रक्रिया के तहत, ईडी ने विरोध भी नहीं किया। तो जो भी लोग हैं अंदर में, चाहे जो भी मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, अदालत जिस दिन देखेगी मेरिट उस दिन जमानत दे देगी। तो सवाल यह है कि इन दोनों मुद्दों को अब आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? चुनाव का समय है, क्या कहेंगे अब? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं पहले से कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार की एक कंप्लेंट की गई थी, कांग्रेस पार्टी उसमें कंप्लेंट करने गई थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था, प्रदर्शन भी किए थे, बहुत कार्रवाई को लेकर के शिकायतें भी की थी। लेकिन हम लोगों ने उसके साथ साथ शिकायतें और भी दो की थी कि जब उपराज्यपाल के पास शक्तियां दिल्ली सरकार से ज्यादा हैं, उपराज्यपाल के भारत सरकार के पास दिल्ली सरकार से ज्यादा शक्तियां हैं, क्योंकि केंद्र शासित दिल्ली राज्य नहीं है, सब राज्य केंद्र शासित है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो हमने शिकायत ये भी की थी कि जब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोक दिया जाता था, इनकी विदेश जाने की फाइलों को रोक दिया जाता था, तो तत्कालीन उपराज्यपाल साहब ने वो लिखकर पॉलिसी क्यों पास की, उसको क्यों नहीं रोका गया? अगर आम आदमी पार्टी ने एक पॉलिसी बनाकर के उपराज्यपाल साहब के पास भेजी तो वो पास हो गई, क्या उसमें खामियां उपराज्यपाल साहब को नहीं दिखाई दी गई? क्या उपराज्यपाल ने उस पर संज्ञान नहीं लिया कि शराब परोसने का मामला है, दिल्ली के अंदर जगह जगह ठेके खोलने का मामला है? और जब ये कहा जा रहा था, दिल्ली में विरोध हो रहा था ठेके खोलने का, दिल्ली की जनता सड़कों पे थी, तो उपराज्यपाल साहब दिल्ली की जनता की बात नहीं सुन पा रहे थे क्या? ये सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, ये सवाल बीजेपी से पूछूंगा, दूसरी बात, लेकिन आप ये भी देख लीजिए सर, बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बात बता रहा हूं सर, हाँ, बड़ी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिएगा, मैं एक बात खाली कह देता हूं, 10 सेकंड में एक बात और बता रहा हूं, आप 10 सेकंड के बदले 20 सेकंड बोलिएगा। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल के खिलाफ आपने शिकायत भी दर्ज कराई, रामलीला मैदान में उनकी पार्टी का हाथ भी पकड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं सर आपको, मैं बता रहा हूं कि हमने ये भी शिकायत दर्ज कराई थी कि एक सोम डिस्टिलरी कंपनी है मध्य प्रदेश की, जिसको टेंडर दिया गया लिकर पॉलिसी के अंदर, उसी कंपनी के द्वारा 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ऐसी क्या भाजपा की मजबूरी थी कि जो लिकर पॉलिसी के अंदर टेंडर लेने वाली कंपनी है उससे चंदा लिया जाए? ना लेते चंदा, इसकी भूमिका भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, जिस समय कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया तो भाजपा ने क्यों विरोध नहीं किया उस समय? एक मिनट, भाजपा ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? दिल्ली में इनके 7 सांसद थे, 8 एमएलए थे, 150 से ज्यादा पार्षद थे। वो जब कांग्रेस पार्टी लिकर पॉलिसी का विरोध कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी आज कार्रवाई का ढोंग रच रही है, तो उस समय इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? आपके पास फिर आऊंगा, अनिल गुप्ता जी से पहले जवाब ले लेता हूं आपके सवालों का। अनिल गुप्ता जी, 2-3 चीजें इन्होंने उठाई हैं, उस पर अपना जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात ये कि आज जब संजय सिंह को जमानत मिल गई तो आपको कहने का मौका मिलेगा कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, अदालत कर रही है, अदालत जेल भी दे रही है, अदालत जमानत भी दे रही। लालचंद जी नमस्कार, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता अभी बात रख रहे थे, पीछे ये कहते कि इनके पास पैसा नहीं है, इनकम टैक्स ने फ्रीज कर लिया। मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूं कि रोजाना ये टीवी पे ऐड दे रहे हैं, अखबारों में ऐड दे रहे हैं, तो ये पैसा कहां से आया इनके पास? एक बार तो कहते हैं कि पैसा नहीं है और रोजाना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। एक चीज बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार की योजना थी, सभी राजनीतिक दलों को उससे चंदा मिला, बिल्कुल, कांग्रेस को भी चंदा मिला, आम आदमी पार्टी को मिला, टीएमसी को भी मिला, डीएम को भी मिला, और सभी राजनीतिक दलों ने उसका इस्तेमाल किया। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वो जो 1600 करोड़ रुपए मिला वो वापसी कर दे। ये तो पूरा बैंक से चंदा लिया, बैंक के माध्यम से चंदा मिला और खातों में क्या रिफ्लेक्ट किया। होता क्या है, जब पहले कांग्रेस लेती थी वो रिश्वत के रूप में चंदा लेती थी। अब शराब घोटाले पर आ जाइए सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम लोग करते रहते हैं, किसी और दिन ये नहीं, इन्होंने मुद्दा उठाया इसलिए मैं मिला। दूसरी बात ये कह रहे हैं, इनको शायद याद नहीं है, शराब घोटाले का सबसे पहले अगर सड़कों पे आंदोलन किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया, जो इन्होंने हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोले थे। सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने, रोहतास नगर विधानसभा से शुरू हुआ था, रिकॉर्ड है, और हमारे कार्यकर्ता उस चक्कर में हमारे ऊपर केस भी हुए और हमने चलने नहीं। दूसरी बात इन्होंने जो कही है ये उपराज्यपाल जी के, सर आपको जानकारी होनी चाहिए, माननीय उपराज्यपाल सक्सेना जी 2 साल पहले उन्होंने ही सीबीआई और विजिलेंस कंप्लेन की है इसकी कार्रवाई होने के लिए। ठीक है, ये पर नोट कीजिए। पर ये क्योंकि गुमराह करते हैं, और जहां तक आतिश जी की बात है जो आज करते हैं, देखिए इनका तो झूठ बोलने का डेली का मकसद है, ये हाईलाइट करते हैं। मैं एक चीज में
एक चीज मैं आपसे हाँ, जोड़ लीजिए, एक चीज आपके माध्यम से जोड़ लीजिए। देखिए, इन्होंने पहले भी आरोप लगाया कि बीजेपी इनको तोड़ रही है। हमने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिद्धौजा ने खुद पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन करी कि ये जो आरोप लगा रहे हैं सिद्ध करें और इसकी इंक्वायरी करें। ठीक है। 2 बार इनको नोटिस इश्यू कर चुके, ठीक, पर ये जवाब नहीं देते उसका। ठीक, मैं लौटता हूं विक्रम जी आपके पास भी लौटूंगा और विनोद जी के पास भी जाऊंगा। लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार पर पीएम ने कुछ कहा है, उसको सुन लेते हैं, फिर आप सबके पास लौटूंगा। आज उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीन लेता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाए, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का लगातार पीएम मोदी गारंटी दे रहे हैं। जोड़ते हैं अपने सारे मेहमानों से, इस पैनल से जुड़े मेहमानों से। मैं विनोद जी के पास जाऊं उससे पहले जरा एक छोटा सा काउंटर विक्रम जी आप ही का ले लेता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रख लीजिए संक्षेप में, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। देखिए, 2 बातें कहूंगा और थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जी 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 जरूर। कि जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि उनकी शिकायत एलजी साहब ने की, ये की, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि जब उनकी लिखकर पॉलिसी भेजी गई एलजी साहब के पास, तो क्यों उसको रोका नहीं गया? सीधी सी बात है। ये किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। ये कि ये झूठ बोलना, इनको आता है झूठ बोलना। अभी प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, बराबर मतलब झूठ पे झूठ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। अभी जवाब देता हूं प्रधानमंत्री जी की बात का। 1 मिनट प्रधानमंत्री जी का जवाब देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भ्रष्टाचारी एक भी नहीं बचेगा, जो बचेगा भाजपा में शामिल हो जाएगा। भ्रष्टाचारी अजीत पवार, भ्रष्टाचारी नारायण राणे, भ्रष्टाचारी नवीन जिंदल आधे घंटे में टिकट दे देते हैं। इनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी बड़े अपने मंचों से कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार, और आज वो उनकी गोदी में बैठ के उप मुख्यमंत्री बन जाता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरेस्ट हो सकता है, झारखंड का मुख्यमंत्री अरेस्ट हो सकता है। क्या महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम, जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही मंच से कहा था, क्या मजबूरी आन पड़ी प्रधानमंत्री साहब? ये झूठे। आपको एक आंकड़े और बता देता हूं कि जितने लोग टीवी चैनल ऑन करते हैं ना आजकल, जब वो देखते हैं प्रधानमंत्री जी टीवी पे आ रहे हैं, तो 70% लोग टीवी चैनल चेंज कर देते हैं क्योंकि झूठ शुरू हो गया। ये सब चीजें रहने दीजिए। ये सब चीजें सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के अंदाज में ये सब चीजें चलती हैं। मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। ठीक, मैं लौटता हूं। आपने जो सवाल उठाए उस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा विनोद जी के पास जाने से पहले कि देखिए, आप जितनी, हाँ मैं आता हूं अनिल जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जरा विनोद जी का पहले ले लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी आप नाम गिना रहे हैं ना, उनके खिलाफ या तो जांच चल रहे हैं या बंद हो गए। दूसरी चीज, हम कई बार ये कह चुके हैं, जिस समय यूपीए की सरकार थी, नेशनल हेराल्ड पर सुब्रमण्यम स्वामी लड़ सकते थे। तो आज अगर ऐसा कोई मामला है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए है, तो आपके लिए भी अदालत का दरवाजा खुला हुआ है। मैं लौटता हूं विनोद जी। जो बातें अभी आ रही हैं निकल करके भ्रष्टाचार पर, एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये भाई मोदी की गारंटी है, हम तो करेंगे ही, कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब इस तरह के सवाल जो अभी उठा रहे थे विक्रम जी, कि देखिए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती जो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। लाल जी, मैं लोहिया जी को थोड़ा सा और जो इन्फॉर्मेशन अपना दे रहे थे एलजी का, बार बार थोड़ा सा उसको और ऐड कर दीजिए। जब ये एलजी की बात वो कह रहे थे कि तब वो चीफ सेक्रेटरी के कंप्लेन पे ही ये जो मौजूदा सक्सेना जी जो एलजी हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की थी सीबीआई की, और उसमें जांच की बात की थी। और अगले दिन वो आपने देखा होगा कि वो जितने न्यू एक्साइज पॉलिसी थी वो बदल दी गई और ओल्ड पॉलिसी में वो चली गई थी दिल्ली सरकार। खैर, ये बात तो बीजेपी प्रवक्ता आपसे बुलाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी भ्रष्टाचार के लिए बोला है।
अब आप देख लीजिए कि डे फर्स्ट से इस इलेक्शन की तैयारी से पहले भी आप देखें कि इस लाल किले के जो इस बार का 15 अगस्त का ये हुआ था, उस समय में पीएम ने ये ऐलान किया था कि ये भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह कुतर रहा है, इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़नी है। और इसी संकल्प को लेके आज वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो बात बता रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से बता दिया है कि सरकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा करप्शन का है, और वो लोगों के बीच इसलिए ले जा रहे हैं कि वो इस बात से लोगों की सहमति है कि करप्शन के खिलाफ में इस देश में बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस करप्शन को लेके अपोजिशन के जितने इंडिया गठबंधन में है, क्या उनका कोई स्टैंड है? जी, अगर कोई स्टैंड है तो रामलीला मैदान में आप जब एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि हम सारे ईमानदार हैं, तो फिर वही आम आदमी पार्टी से वो लिस्ट क्यों दिया जा रहा था कि सोनिया गांधी से लेके और सारे बाकी जितने लीडर हैं उनका नाम गिनाया जा रहा था, और उस पे कहा जा रहा था कि ये ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं है, आज अगर हमारी सरकार बन जाए तो कल ये जेल में होंगे। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि आपने उस ट्रेडिशन को शुरू किया है पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगाने का। आज जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए कार्रवाई हो रही है, जो पीएम ने कहा था उस बात को लोहिया जी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये ईडी ने ये इस दौर में बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर में बना है? नहीं, बिल्कुल। क्या ये पीएमएलए एक्ट जो है क्या इस दौर का है? ये सब पुराने हैं, और ये अगर संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किसी कारण से अगर उतने फंक्शन में नहीं थी, आज अगर ये काम कर रही है, ये सारी जांच एजेंसियां काम कर रही है, तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों है? बंगाल में सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे थे, जिसमें ईडी की कार्रवाई पे और सीबीआई की कार्रवाई पे सबसे ज्यादा जो वहां पे रिकवरी हुई है उसी बंगाल से पहाड़ निकले। तो ये लोगों के सामने में है, आप कब तक झुटलाएंगे? दिक्कत अगर है बड़ी बात है कि जिस कोर्ट के ढाल लेके आप बचते हैं और उसी कोर्ट पे आप एक तरह से सीधे सीधे तोहमत लगाते हैं, उसी पे आप आरोप लगाते हैं। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई है। तो इस सब का जवाब लोग आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको इस नैरेटिव से आप भरमार नहीं सकते। बिल्कुल। मैं विक्रम जी के पास जरूर आऊंगा, उनका काउंटर लूंगा, लेकिन पहले अनिल गुप्ता जी, जो सवाल कुछ विक्रम जी उठा रहे थे उसमें उन्होंने आगे चल के कुछ और भी जोड़ा था। हालांकि कुछ फैक्चुअल जानकारी विनोद जी ने दे दी है, लेकिन उसके बावजूद आप उसमें कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़िए। देखिए, मुझे लगता है कि विक्रम जी शायद दिल्ली के प्रवक्ता है। अगर यही बात ये पंजाब में नहीं कह सकते, क्योंकि पंजाब में इनकी सांप नेवले की लड़ाई है। दिल्ली में क्योंकि ये मिलकर लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो दिल्ली में इनको साथ लेके चलना, इनको फेवर करना। इनको याद नहीं, अजय माकन जी ने कंप्लेन करी। और देखिए, दिल्ली की जो सरकार है वो अपने फैसले लेती है, और जब उन फैसलों पे रिव्यू होता है एलजी के मैटर पे, जब कंप्लेन आती है तब वो करते हैं। अगर वो एलजी साहब हर फैसला पलटने लगे तो सरकार कैसे चलेगी? और एलजी ने कंप्लेन करी खुद चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पे, समझ में आनी चाहिए। और फिर आपके नेता अजय माकन ने कंप्लेन करी तब नहीं, जब हमने सड़कों में आंदोलन किया। पर यही बात ये केरल में नहीं कहेंगे, यही बात ये पंजाब में नहीं कहेंगे, पर दिल्ली में इनको साथ रहना है तो चलेगा। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा इसी में ऐड करके, जो आज सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बौखलाहट है, उसका जवाब नहीं ये देते। ये विक्रम जी ये जवाब नहीं देते कि एक हफ्ते से ये बमबार्डिंग जो कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, वो कहां से ला रहे हैं? और अब जो पैसा इनके पास आ रहा है चुनाव खर्च करने नहीं, वो कौन सी रिचुअल से आ रहा है? वो कर्नाटक से आ रहा है इनके पास, हिमाचल से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है? उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो एक जेन्युइन स्कीम थी उसको तो इन्होंने विरोध किया। और जहां तक आज अगर कोर्ट की बात करें, कोर्ट अगर इनके हिसाब से फैसले दे दे तो अच्छा है, कोर्ट अगर इनके हिसाब से फैसला ना दे। आप बताइए, केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली, उनको हाई कोर्ट में नहीं मिली, और अभी जो उन्होंने 2 नोटिस दिए ईडी कस्टडी से, वो भी अब इन्वेस्टिगेशन का हाई कोर्ट ने बोला है ना, ईडी को बोला। पर जो इनको जवाब आज एक बेल मिल गई तो उसमें हो गए। अरे सर, आप सब लोगों को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। एक अंत में देखिए, पिछले जब जब कांग्रेस की शासन थी तो ईडी के द्वारा जो पीएमएलए कानून में आप देखिए कितना रिकवरी हुई, 100-200 करोड़ भी नहीं हुई, और आज हजारों करोड़ की हुई। ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि एजेंसियां जो हैं वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रही हैं। विक्रम जी, 2-3 चीजें हैं। एक सवाल जो बार बार उन्होंने पिछली बार भी उठाया था अनिल जी ने, कि भाई रेल टिकट करवाने का पैसा नहीं था और बड़े बड़े विज्ञापन करने का पैसा कहां से आ रहा था? एक तो ये इसका जवाब दे दीजिए। एक और जोड़ देता हूं। दूसरी चीज ये कि आपकी एक सहयोगी सीपीएम कह रही है कि आप ही की वजह से आपके दूसरे सहयोगी के प्रमुख केजरीवाल, एक तीसरे सहयोगी के, वो जेल में है। 2 बातें हो गई आपकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही डोनेशन, एक हमने प्रोग्राम चलाया था कांग्रेस पार्टी का, जिसमें बढ़ चढ़ करके पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं ने, वर्करों ने डोनेशन दिया। उसमें वो जो 131 रुपया वाला था ना, 131, 1,38,000 रुपए तक। उसमें हाईएस्ट था, 138 रुपए मिनिमम था। उसमें जिसकी जैसी श्रद्धा
सबने डोनेशन दिया और पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी को डोनेशन दिया जी। काफी हद तक वो डोनेशन हमारे पास कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए, अच्छा, उसी से आया। विज्ञापन हो रहा था। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमारे पास डोनेशन आया। दूसरी बात, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे सहयोगियों ने कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सीपीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से केजरीवाल जी जेल में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में पहले ही कह रहा हूं, बार बार मेरी इस बात पे आप देखिए, ईडी जांच नहीं कर रही है कि एलजी साहब ने वो लिकर पॉलिसी क्यों पास की। हमने ये भी शिकायत की थी, हमने केजरीवाल जी की शिकायत की थी। हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं आपके सामने कि हमने शिकायत की थी। लेकिन अब देखिए, ईडी कभी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के पास नहीं जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको लेकर जनता के बीच कैसे जाइएगा? हम जा रहे हैं, हम देखिए, जो कहेंगे कि भाई आप ही की वजह से वो जेल में जाने के 4 बड़े मुद्दे हैं। मैं आपको 4 मुद्दे गिनवा देता हूं। पहला सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। वो तो बिल्कुल है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा का। और चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी जी की गारंटी का, जो मोदी जी 2014 में बोलते थे, मुद्दे पर वही गारंटी आज वो करना चाहते हैं, आज 2024 में दे रहे हैं। 14 से 24 तक गारंटी, 10 साल में तो कुछ पूरी हुई नहीं। ठीक, अनिल जी कोई छोटा सा काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे उनका छोटा सा काउंटर लेना। अनिल जी बोलिए जल्दी से। लालचंद जी, देखिए 50 करोड़ मुद्रा लोन मिले हैं देश में, क्या रोजगार नहीं मिले? क्या अच्छा, रोजगार नजर नहीं आते? ठीक है, इन्होंने मतलब मेरी पूरी बात मैं समझ गया। मैं नहीं पूरा है ना। 2013 में महंगाई दर 10.5% थी, आज 5%। ठीक है, तमाम डेटा है, मैं समझ गया। तो सारा डेटा महंगाई पे, बेरोजगारी पर तमाम डेटा है। हालांकि आज हमारी 14 में कहा, आज हमारी बहस इस पर नहीं है। मोदी सरकार, हम इस पर बहस करते रहेंगे, करते रहे हैं, करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया फिलहाल आज के लिए। नारी पे अत्याचार बहुत हुई, महंगाई। ठीक है, बिल्कुल, ये सारे मुद्दे लेकर जाइए, लोगों के बीच जाकर के इन मुद्दों को उठाइए और इन मुद्दों को चलाइए। मैदान बिल्कुल खुला हुआ है। विनोद जी भी जाते जाते एक लाइन बोलना चाहते हैं। विनोद जी जल्दी से बोलिए। मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपका डिबेट है और मुझे लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने बढ़िया अपने अपने मुद्दे को रखा है। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस बात को कह रहे थे, 4 मुद्दे, बहुत शानदार मुद्दा है। मैंने भी बोला लेकर जाइए। कांग्रेस पार्टी के कम से कम अपने मन से उठाना चाहिए। अगर ये मुद्दे सही में हैं, तो ये 5 न्याय और 25 गारंटी क्यों है? ठीक है, चलिए आज की चर्चा यहीं पर रोकते हैं। दम है तो ये 25 गारंटी और 5 न्याय की बात करना शायद आपकी पार्टी छोड़ देगी, और इसी मुद्दे को लेके आप अगर जाएंगे तो शायद लोगों में ज्यादा कन्विक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्री से तो ऐसा ही आती जाती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, विक्रम जी और अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको एक दिलचस्प खबर बताएंगे, और वो भी चुनावी मैदान से। बने रहिएगा डीडी न्यूज के साथ।